नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम फंडामेंटल जो राइट्स का टॉपिक है, मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है, उसकी शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हमने अभी तक देखा अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद ये देखा कि इनको किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद हमने देखा जो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद देखा मौलिक अधिकार कितने प्रकार के मिले हुए हैं, कौन सा मौलिक अधिकार कब हटा दिया गया, ये चीजें हमने आज तक देखी। अब आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ। तो हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। मौलिक अधिकारों की शुरुआत करते हैं हम आज। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में दिया हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है। मैंने जब फीचर्स ऑफ इंडियन को फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, जब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ाई थी, उसमें ये बताया था कुछ दिए हुए हैं अगेंस्ट द स्टेट्स और कुछ दिए हुए हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल। यानी स्टेट, स्टेट किसको बोलेंगे हम स्टेट। ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में लागू है। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 और किस में लागू है, ये पार्ट 4 में लागू है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें पार्ट 4 में जो आर्टिकल 36 है, 36 है, अनुच्छेद 36 है, उसमें भी दिया हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट और ये सेम रहेगी। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट में कौन कौन आता है। सबसे पहले तो स्टेट में आता है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संघ सरकार एवं संसद, ठीक है। उसके बाद किसको बोलेंगे और स्टेट, एक स्टेट बोलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट एंड विधानमंडल, विधानमंडल यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार एवं विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा भी होगी और जिस भी राज्य में विधान परिषद है वो भी इसके अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, ठीक है। अब स्थानीय निकाय में कौन कौन आता है, स्थानीय निकाय में आता है जैसे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, नगर पालिका, जैसे नगर परिषद, नगर परिषद, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, कोई जिला में कोई बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है। इनको भी क्या बोलेंगे हम, इनको भी क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो यानी नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज होता है नगर निगम, ठीक है। चाहे नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनको भी बोलेंगे हम सरकार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला, अगला है अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज यानी अन्य प्राधिकारी, प्राधिकारी, ठीक है। अन्य प्राधिकारी कौन सी, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट एक्सरसाइज, दैट exercise the
अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति या संस्था जो विधिक शक्तियां, जिसको विधिक शक्तियां प्राप्त हो, जिसको विधिक शक्तियां प्राप्त हो, विधिक शक्तियां प्राप्त हो, ठीक है। विधिक शक्तियां कैसे, जैसे कोई रूल बनाना है, ठीक है, कोई बाई लॉ बनाना है, यानी उपविधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर पास करना है, कोई आदेश देना है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या फिर क्या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था अगर क्या करता है, उसके पास अथॉरिटी, मतलब उसके पास अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट है, यानी उसके पास क्या है, उसके पास रूल बनाने की, बाय लॉ बनाने की, विधि बनाने की, ऑर्डर बनाने की, रेगुलेशन की क्या हो, उसके पास रेगुलेशन की क्या हो, शक्तियां हो। मतलब ये तीन चीजें अगर वो बना सकता तो इसका मतलब क्या है, वो भी क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे इंस्टीट्यूट कौन सा स्टेट कहलाएगा, इंस्टीट्यूट या संस्था, संस्था, ठीक है। जैसे कोई किसी को अगर फाइनेंशियल ग्रांट मिलता है सरकार की तरफ से, यानी वित्तीय अनुदान, ठीक है। और उसके बाद कोई एक्सरसाइज करता है मोनोपोली को, यानी एकाधिकार को, सरकार ने उसको ये एकाधिकार दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके ऊपर क्या करोगे, रूल या रेगुलेशन बनाएंगे किसी संस्था को, तो वो भी क्या कहलाएगी, वो इंस्टीट्यूट भी क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की परिभाषा में यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी संघ सरकार और संसद। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड विधानमंडल, यानी राज्य सरकार एवं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या होती है, विधानसभा भी होती है और क्या होती है, विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद 6 स्टेट में, विधानसभा क्या है, सभी के सभी स्टेट में और कई यूटीज में भी है, ठीक है। लोकल बॉडीज भी क्या कहलाएगी, लोकल बॉडीज भी स्टेट कहलाएगा। जैसे म्युनिसिपैलिटीज है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे स्टेट। उसके बाद अदर अथॉरिटी, यानी अन्य प्राधिकारी, कौन से, कोई व्यक्ति विशेष है या कोई संस्था है, वो क्या करते हैं, जिसके पास अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, यानी सरकार ने उसको क्या दी हुई, अथॉरिटी दी हुई है, क्या करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन के लिए, बाइलॉ के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। और इंस्टीट्यूट कौन से, जैसे फाइनेंशियल ग्रांट उसको मिलता है, मोनोपोली का अधिकार दिया हुआ है, भाई आप इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ही क्या करोगे, आपको ही अधिकार है, सरकार के द्वारा वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तो उसमें भी क्या कहलाएगी, वो इंस्टीट्यूट स्टेट कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट कौन कहलाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। स्टेट यानी राज्य है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी क्या कहलाएगी, विश्वविद्यालय क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद है जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी स्टेट कहलाएगा। जैसे LIC भी क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। उसके बाद और देखो जैसे BSNL है, ये भी क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थे ऐसे। स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, नॉट ए स्टेट, यानी राज्य नहीं है। इसके एग्जांपल क्या है, अगर जुडिशरी है, न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका क्या करती है, अगर न्याय करती है, जस्टिस करती है, जस्टिस या न्याय सुनाती है। जैसे कोई भी केस है, उसके अंदर अगर न्यायपालिका क्या करती है, उस केस की सुनवाई करती है, उसमें ये न्याय सुनाती है, ये जो व्यक्ति विशेष है ये गलत है, ये क्रिमिनल है, दोषी है, या ये क्या है, निर्दोष है। तो वो अगर ऐसा कोई फैसला अगर न्यायपालिका देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नॉट ए स्टेट, यानी राज्य नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, यानी कोई प्रशासनिक कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य कोई अगर क्या है न्यायपालिका करती है, तो इस केस में न्यायपालिका क्या कहलाएगी? स्टेट या राज्य कहलाएगी। ठीक है, स्टेट या राज्य कहलाएगी। तो जुडिशरी में देखो, अगर जस्टिस है, न्याय का काम करती है, तो इसका मतलब क्या है? नॉट ए स्टेट। और प्रशासनिक कार्य करती है तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी राज्य। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल है नॉट ए स्टेट का। नॉट ए स्टेट का जैसे बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये विवाद में है। विवाद में क्यों है? ये इश्यू है, इसके ऊपर इश्यू क्यों है? इश्यू इसलिए है क्योंकि इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड मिलता है, फाइनेंशियल जो ग्रांट मिलता है। दूसरी बात, इसको पूरी की पूरी पावर दी हुई है। आप जो क्रिकेट के, जो भारत में जो क्रिकेट है, उसकी जो अथॉरिटी किसके पास है? बीसीसीआई के पास है। लेकिन आज तक ये क्या है? नॉट ए स्टेट। ये क्या है? स्टेट नहीं है, नॉट ए स्टेट, राज्य नहीं है। ठीक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, ये भी क्या है? स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, आप देख लेना। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 में बात की हुई है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनके बारे में। उसके बाद लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद ये बताया गया है जो आर्टिकल 368 का जो के तहत जो संशोधन होता है, उसमें आर्टिकल 13 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इन चीजों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 देखते हैं। ये आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 में दिया हुआ है ऑल लॉज दैट आर inconsistent with fundamental right, FR लिख रहा हूं। all laws that are inconsistent with fundamental rights shall be null and void, shall be null and void। यानी क्या है? वो सभी लॉज या विधि, कानून जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से क्या है? मौलिक अधिकारों के असंगत है। असंगत का मतलब अगर वायलेशन करती है, उल्लंघन करती है, तो वो शून्य होंगे, मतलब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। यानी वो सभी विधि, वो सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, उनका उल्लंघन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 क्लोज है। चारों क्लोज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 13 क्लोज 1। आर्टिकल 13 क्लोज 1 में दिया हुआ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, यानी पूर्व संविधान विधि, पूर्व संविधान विधि। पूर्व संविधान विधि का मतलब क्या है? वे लॉ जो संविधान लागू होने से पहले बने हुए थे, तो उनके बारे में अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो शून्य हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के असंगत है या उनका उल्लंघन करते हैं, असंगत है, तो क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड, यानी शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? वो शून्य हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके द्वारा उन जो लॉ है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है यानी असंगत हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। लेकिन अब क्या हो जाएंगे? वो
असंगत हो जाएंगे। जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉ मौलिक अधिकारों का जो कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करते थे उनको नल एंड वॉइड यानी शून्य कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 क्लोज 2, ठीक है, आर्टिकल 13 क्लोज 2, इसमें दिया हुआ है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान पश्चात विधि, संविधान पश्चात विधि। संविधान पश्चात विधि का मतलब क्या है? जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद जो विधि है अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, वो मौलिक अधिकारों के असंगत है, तो वो भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएंगी। जो लॉ है संविधान के बाद, संविधान लागू होने के बाद इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों एफआर के असंगत है, उनका उल्लंघन करते हैं, असंगत है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड यानी शून्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बने हैं, संविधान में जो कानून है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 के तहत क्या हो जाएंगे? वो शून्य हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 क्लोज 3, आर्टिकल 13 क्लोज 3, इसमें क्या दिया हुआ है? 13 क्लोज 3 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ यानी जो लॉ है, यहां पे जो विधि है, उनकी क्या परिभाषा है? विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा। ठीक है, यानी विधि की क्या परिभाषा है? विधि की परिभाषा क्या है? विधि क्या क्या विधि कहलाएगा? सबसे पहले तो विधि कहलाएगा अगर कोई परमानेंट लॉ है, यानी क्या है? कोई परमानेंट यानी स्थायी विधि है। अब स्थायी विधि कौन सी कहलाएगी? किसके द्वारा? बाई पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा जो बनाई जाती है, संसद द्वारा जो बनाई जाती है। तो परमानेंट लॉ क्या है? जो संसद द्वारा बनाई जाती है या विधानमंडल के द्वारा। राज्य में किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, विधानमंडल में कौन कौन है? विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? अगर कोई ऑर्डिनेंस है वो भी लॉ कहलाएगा। ऑर्डिनेंस का मतलब कोई अध्यादेश है, और अध्यादेश कौन कौन लेके आ सकता है? अध्यादेश प्रेसिडेंट लेके आ सकते हैं, राष्ट्रपति, और किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, और गवर्नर यानी राज्यपाल भी क्या लेके आ सकते हैं? राज्यपाल भी अध्यादेश लेके आ सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति 123 के तहत, ये पढ़ेंगे आगे, और राज्यपाल 213 के तहत क्या लेके आ सकते हैं? अध्यादेश लेके आ सकते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है जब सदन या पार्लियामेंट या जो विधानमंडल है उसके जो दोनों सदन है वो क्या है? वो सेशन में नहीं है, उस जब उनकी छुट्टी चली हुई होती है, अवकाश पे होते हैं वो, उस समय पे अगर कोई अर्जेंट जो विधि बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो लॉ बनाने की, अर्जेंट लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो उसमें क्या करते हैं? प्रेसिडेंट या फिर राज्य में गवर्नर अध्यादेश जारी कर देते हैं, ये कानून ऐसे ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद क्या है? जब जस्ट अगला जो सेशन होता है, जस्ट नेक्स्ट जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, सदन का, तो उसमें सेशन शुरू होता है उसके 6 हफ्ते के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर यानी 6 वीक के अंदर उसको पास कर लिया जाता है, और जो अध्यादेश होता है वो क्या बन जाता है? फिर परमानेंट कानून बन जाता है। तो लॉ, परमानेंट लॉ पार्लियामेंट या विधानमंडल के द्वारा, ऑर्डिनेंस भी लॉ कहलाएगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा लेके आया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अगला है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन यानी विधान कार्यपालिका, विधान
कार्यपालिका। विधान कार्यपालिका का मतलब होता है जो 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन से होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के 3 जो अंग है, 3 पार्ट है। कौन से है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर एंड और क्या होता है? जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका विधिक विधान कार्यपालिका है जो वो क्या बनाते हैं? अगर कोई भी लॉ बनाते हैं या कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई बाई लॉ बनाते हैं यानी उप विधि या उप कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई रेगुलेशन पास करते हैं वो, ठीक है, कोई रूल बनाते हैं वो, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा पास किए गए क्या कहलाएंगे? वो भी लॉ कहलाएंगे या विधि कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या थी? ये भी विधि की डेफिनेशन थी। उसके बाद और क्या है? एनी कस्टम, कोई भी जो विधि है, दैट एक्सरसाइज, एनी कस्टम कोई भी विधि है दैट एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी कानून, विधिक शक्तियां हैं, जो विधिक शक्तियों रखने की प्रथा, वो भी क्या कहलाएगी? वो भी कानून कहलाएगी। ठीक है, मतलब कोई संविधान में कोई ऐसी प्रथा है भाई, अगर ये ऐसा हो जाता है तो वो फिर लॉ माना जाएगा, विधि माना जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगी? वो भी लॉ कहलाएगा या विधि कहलाएगी। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 13 में क्लोज 3 पढ़े, क्लोज 4 उसके बाद देखते हैं। आर्टिकल 13 में दिया हुआ है ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड, यानी सारे के सारे वो नियम जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, उनका उल्लंघन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13 में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान से पहले, संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉ है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लोज 2, आर्टिकल 13 क्लोज 2 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 क्लोज 2 में दिया हुआ है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, उनके असंगत हो गए, तो वो भी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लास 3 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 13 क्लास 3 में दिया हुआ डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी विधि की परिभाषा दी हुई है। तो विधि की परिभाषा कौन कौन विधि कहलाएंगे? सबसे पहले जो परमानेंट लॉ है, स्थायी जो विधि है, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? पार्लियामेंट या विधानमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा। दूसरा क्या है? ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट लेके आता है यूनियन में, यूनियन गवर्नमेंट में, केंद्र में, और राज्यपाल लेके आता है, गवर्नर लेके आता है किसमें? स्टेट में। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा कोई रूल, रेगुलेशन, लॉ, बाई लॉ, ऑर्डर पास किया जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी क्या कहलाएगा? लॉ कहलाएगा। उसके बाद अगला, कोई ऐसा कस्टम है हमारे देश में, कोई ऐसी प्रथा है जिसको अगर कोई प्रथा के अंदर, कोई भी प्रथा के अंदर अगर कुछ भी किया जाता है और उसको ये माना जाता है ये ऐसा हो गया तो ये नियम है, तो इसका मतलब वो भी क्या कहलाएगा? वो भी लॉ कहलाएगा। उसके पास भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है, यानी उसके पास भी क्या है? विधि की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 क्लोज 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लोज 4 देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लोज 4 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 क्लोज 4 में दिया हुआ है अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 shall not be challenged under आर्टिकल 13, यानी जो संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत, उसको आर्टिकल 13 के आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी उस जो आर्टिकल 368 में जो संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 में संशोधन करते हैं, उसमें क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है वो कुछ ऐसे ऐड किए जा सकते हैं, में भी वो क्या हो? फंडामेंटल राइट्स के असंगत भी हो, तो उसको 13 के आधार पे, मतलब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन होता है फंडामेंटल राइट्स में, तो अनुच्छेद 13 के तहत उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी क्या है? अनुच्छेद 368
को अनुच्छेद 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी कोई भी संशोधन फंडामेंटल राइट्स में 368 के तहत होता है तो आप ये नहीं बोल सकते 13 में तो, आर्टिकल 13 में तो ऐसी बात लिखी हुई है, आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में ऐसी बात लिखी हुई है और ये बात क्या है, आर्टिकल 13 का क्या है, वोलेशन है, तो आप 368 में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये कोई भी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि चुनौती दे दे। यानी आर्टिकल 368 क्या है, फंडामेंटल राइट्स में अगर संशोधन होता, अमेंडमेंट होता है, वो मान्य होगा, वो कोई भी उसके जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो साथियों ये थे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 इतने डीपली हमने देखा, राज्य क्या कहलाते हैं, उसके बाद लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन देखी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या थे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या थे, और आर्टिकल 13 के तहत किसको चुनौती दे सकते, किसको चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बातें हमने देखी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और ऐसे ही नोट करते चलिए। अगर आप ये चीजें बुक में पढ़ोगे, अगर आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने नोट कर दी, ऐसे ही नोट करते चलिए और एक बार दो बार इनको रिवाइज करने के बाद आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगी। बेसिक चीजें आपको यहां से आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना हमारी जो क्लासेस कैसी चली हुई है। और बहुत ही जल्द एक अन्य सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक जीके की क्लास हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।